लंबे समय के लिए बढ़िया रिटर्न मिलता रहे, ये तो सब चाहते हैं और इसीलिए सुरक्षित निवेश के लिए अक्सर म्यूचुअल फंड्स को चुना जाता है। लेकिन एक निवेशक के तौर पर कौन सा म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए, कब फंड से बाहर निकलना है और इसका फैसला सही समय पर लेना काफी अहम होता है। योर मनी में हम आपकी मदद करते हैं निवेश की भाषा को बड़ी आसानी से समझाने की, और आज भी हम एक ऐसी ही कोशिश लेकर हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और मेरे साथ हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत उस्तगी। आपका स्वागत है हेमंत। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज योर मनी में क्या है खास। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब ईपीएफ पर मिलेगा 8.75% ब्याज। म्यूचुअल फंड में क्या है एनएवी का मतलब, क्या एनएवी देखकर लेना चाहिए फंड के खरीदने बेचने पर फैसला। नए निवेशक हैं तो किन म्यूचुअल फंड्स में निवेश से मिलेगा लंबे समय के लिए मोटा रिटर्न, ये भी बताएंगे योर मनी में आज। योर मनी की शुरुआत आपके फायदे की खबर से। यहां सभी तरह के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। अब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पर 8.75% की दर से ब्याज मिलेगा। ईपीएफ पर अभी तक 8.5% का ब्याज था। नई ब्याज दरें इसी वित्त वर्ष के लिए लागू होंगी और हम आपको बता दें कि ईपीएफ अपने रिटर्न का हिसाब लगाने के बाद ब्याज दरें घोषित करता है। तो चलिए यहां पे हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं योर मनी की। और हमारा आज का जो मुद्दा है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है एनएवी पर। हेमंत हमारे साथ हैं। हेमंत, अक्सर योर मनी में इस तरह के सवाल आते हैं जहां पर दर्शक जो निवेशक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड में एनएवी को देखकर निवेश करना चाहिए या नहीं, उनका निवेश करने का फैसला क्या एनएवी पर आधारित होना चाहिए या नहीं। तो एनएवी बेसिकली मोटा मोटा मैं समझना चाहूंगी आपसे कि ये होता क्या है। देखिए, आपने दो सवाल किए हैं। एक तो ये कि एनएवी होता क्या है, बिल्कुल। दूसरा ये कि एनएवी को देख के आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो पहले आई थिंक मुझे लगता है इसको एड्रेस करते हैं कि एनएवी को देख के हम इन्वेस्ट करें या ना करें। देखिए, एनएवी क्या है, एनएवी बताता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है समय समय पे, और ये एनएवी जो है हर रोज शाम को बिजनेस डे पे डिक्लेयर होती है। ठीक है। काफी इन्वेस्टर्स का ये मानना है कि अगर मान लीजिए आप किसी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसकी एनएवी अगर 100 रुपया है, उसके सामने में अगर किसी फंड की एनएवी 10 रुपया है, उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो उनको ज्यादा फायदा है। मुझे लगता है ये सोच बिल्कुल ही गलत है। इसका मैं आपको समझाता हूं एक एग्जाम्पल से कि मान लीजिए दो फंड हैं, एक की एनएवी 100 रुपये है और एक की एनएवी जो है 10 रुपये की। दोनों के अंदर मान लीजिए एक ही स्टॉक है, इन्फोसिस। ठीक है, इन्फोसिस अगर 2% से आज बढ़ता है तो दोनों की एनएवी 2% से बढ़ेगी। बिल्कुल। तो 100 रुपए और 10 रुपए में तो फर्क पड़ा ही नहीं आपको। तो डेफिनेटली आपकी जो नजर है वो एनएवी को छोड़ के आपको पहले ये देखना चाहिए कि वो फंड आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, उस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है। एनएवी ज्यादा या कम होने से किसी तरह से भी आपको ऐसा आभास नहीं होगा कि ये फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके रिटर्न पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए आपको देखना है कि इस पोर्टफोलियो की क्वालिटी क्या है, उसमें कैसे स्टॉक्स हैं, कौन से सेगमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, वो डेट फंड है या इक्विटी फंड है, कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेगा, कैसा उसका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये सब देख के आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आपका पूरा ध्यान अगर एनएवी के ऊपर है तो कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप उसमें चूक कर जाएंगे, उनको नहीं देखेंगे और शायद किसी गलत फंड में आ जाएंगे। क्योंकि एनएवी कम होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। ये भी हो सकता है कि उसकी एनएवी इसलिए कम है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। या अगर कोई ऐसा फंड है जिसकी एनएवी ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कई बार इन्वेस्टर ये मानते हैं कि अगर ये एनएवी 100 रुपए अगर ऑलरेडी हो गई, कितनी बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी। अगर वो जो स्टॉक है उस पोर्टफोलियो में वो बढ़ेंगे तो एनएवी बढ़ेगी। और जैसा मैंने कहा, क्योंकि जो ग्रोथ स्टॉक है, जो भी स्टॉक है, जो ग्रोथ होती है वो परसेंटेज में होती है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपको एनएवी 100 रुपए है या 10 रुपए है। ये तो आपका हो गया एक सवाल। दूसरा, एनएवी क्या है, जैसा मैंने कहा शुरुआत में, एनएवी आपको बताती है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में उसकी वैल्यू क्या है। यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। वो ये है, म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड एक मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, यानी जो पैसा आप लगाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने किसी इक्विटी फंड में पैसा लगाया, तो वो पैसा जो है फंड मैनेजर स्टॉक मार्केट में लगाएंगे। उसकी स्ट्रैटेजी या फिलॉसफी जो ऑलरेडी ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखी है उसके हिसाब से ऑलरेडी तय है, उसके हिसाब से वो आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अब जो स्टॉक जिनमें पैसा लगाया है उनमें जो ग्रोथ है या नहीं है उसके ऊपर आपकी वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की वो डिपेंड करती है। तो मान लीजिए आपने किसी इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया, वहां पे 50 स्टॉक हैं, उन जो 50 स्टॉक की जो वैल्यू निकलेगी उससे पता चलेगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस फंड में फायदे वाली है या नुकसान वाली है। तो पहली बात तो ये कि ये बताएगा आपको
म्यूचुअल फंड खुद की कोई वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू डिराइव होती है जो उसके अंदर सिक्योरिटीज हैं उस पोर्टफोलियो में, वहां से आती है। लेकिन एनएवी कैलकुलेट कैसे होती है, किस फ्रीक्वेंसी पे होती है? देखिए, जितने भी ओपन एंडेड फंड्स हैं उनकी एनएवी हर बिजनेस डे में कैलकुलेट होती है, यानी जब मार्केट बंद हो जाती है उसके बाद जो क्लोजिंग प्राइस होता है सिक्योरिटीज का, वो लेके आप एनएवी कैलकुलेट करते हैं। बट क्या यही हम देखते हैं उसमें? नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें एक फॉर्मूला है एनएवी का। ये फॉर्मूला जो है वो सेबी ने बनाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी फंड अपने हिसाब से कोई फॉर्मूला बना ले। जो सिक्योरिटीज है आपके फंड के अंदर, उसकी जो वैल्यूएशन नॉर्म्स है वो भी सेबी ने बनाए हैं। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जैसे मान लीजिए इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इक्विटी में आपको क्लोजिंग प्राइस मिल जाएगा। अगर आप डेट में हैं तो वहां पे आपको बहुत सारी सिक्योरिटी जो ट्रेड नहीं होती है, तो उनकी वैल्यू कैसे होगी? तो उनकी मार्केट वैल्यू ले लेंगे, उसके अंदर जो कुछ करंट एसेट्स हैं फंड के वो ऐड करेंगे। करंट एसेट क्या हो सकते हैं? आपने सिक्योरिटी बेची, आपको पैसा नहीं मिला, वो ऐड करेंगे। इंटरेस्ट या डिविडेंड जो अक्रू हुआ फंड के अंदर, वो हम ऐड करेंगे। उसमें दो चीजें हम घटाएंगे यहां से। एक तो करंट लायबिलिटीज आपकी, फंड ने अगर किसी को पैसा देना है तो वो, उसके अलावा जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, रिकरिंग एक्सपेंसेस जो हम बात करते हैं, वो भी वहां से घटेंगे। जो उसके बाद जो वैल्यू निकलेगी उसको जितनी भी फंड के अंदर यूनिट्स हैं, यूनिट्स मतलब मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 10 रुपए की अगर एनएवी है तो आपको 10,000 यूनिट मिली। टोटल यूनिट्स से डिवाइड करेंगे तो आपकी वो एनएवी आपको। तो ज्यादा अहमियत मेरे ख्याल से यहाँ पर एक फंड मैनेजर की होती है। एक आम निवेशक को यहाँ पे एनएवी को जानकारी के लिहाज से तो बहुत अच्छा है अगर आप जान पाएं, लेकिन रिटर्न के लिहाज से और खासतौर से अगर निवेश का आपको कोई निर्णय लेना हो तो एनएवी को बिल्कुल भी यहाँ पर ध्यान में नहीं रखना चाहिए। जैसे मैंने कहा, एनएवी सब बताती है कि आपकी वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट है उसकी कैसी है और कैसे ग्रो कर रही है। बिल्कुल, एनएवी देख के आप कभी भी फंड का डिसीजन नहीं ले सकते। बिल्कुल। तो यहाँ पे जब भी आपको कोई फंड लेना हो तो एनएवी के बजाय उस फंड की परफॉर्मेंस, और ये बात ध्यान में रखिए कि आपका फंड मैनेजर कौन है, उससे भी काफी हद तक आपके फंड की परफॉर्मेंस निर्भर करती है। और इन तमाम चीजों के साथ साथ उस फंड की परफॉर्मेंस को भी ट्रैक करना बहुत जरूरी है और इसी के साथ आप अपने फंड में निवेश का फैसला ले सकते हैं। फिलहाल योर मनी में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें हमारी खास पेशकश के बारे में। महिलाएं घर संभालने के साथ साथ पैसों को संभालना भी बखूबी जानती हैं और इसीलिए हर गृहिणी को धन लक्ष्मी माना जाता है। योर मनी में 7 मार्च को हम मना रहे हैं विमेंस डे और इस मौके पर योर मनी में हम देंगे खास महिलाओं के सवालों के जवाब। अगर आप हाउसवाइफ हैं या फिर कामकाजी महिला और अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत नहीं की है तो अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ हमें ईमेल करें mf@moneycontrol.com पर। स्वागत है आपका एक बार फिर से योर मनी में और अब हम शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। मेरे साथ बने हुए हैं वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेबन सिस्तगी। लेते हैं शो का पहला सवाल। हमारे साथ पुणे से पंकज हैं फोन लाइन पर। नमस्कार पंकज, सवाल पूछिए। मैडम जी मैडम, मेरा सवाल ये है कि मेरा जो पोर्टफोलियो आपको बता देता हूँ। मेरा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डायनामिक और आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी में 2,000 रुपए महीने में एसआईपी करता हूँ। ठीक है। एचडीएफसी इक्विटी फंड ग्रोथ, एचडीएफसी टॉप 200, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी, रिलायंस ग्रोथ, एसबीआई एफएमसीजी और एसबीआई इमर्जिंग बिजनेस, इनमें 1,000 रुपए में एसआईपी करता हूँ। कुल निवेश आपका 11,000 रुपए का है? जी 10,000 रुपए का। 10,000 रुपए का आपका कुल निवेश है। आपकी उम्र क्या है और आप क्या करते हैं? मैं 37 ईयर का हूँ और मैं बिजनेस करता हूँ। आपने 8 फंड्स अपने पोर्टफोलियो में डाले हैं पंकज। जानना चाहूंगी कोई खास लक्ष्य को ध्यान में रखा है, कोई खास गोल आपका जिसके लिए आप ये निवेश कर रहे हैं और कब तक निवेश करते रहेंगे? मेरी 2 बेटियां हैं, उनके मैरिज के लिए मेरे को लगभग 15 से 20 साल में कुछ पैसा जुटाना है। 15 से 20 साल में आपको कितने पैसे चाहिए? मैडम कम से कम फिर से दोहराइएगा। 1 करोड़ रुपए कम से कम चाहिए। आपको कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए।
जरूर योर मनी में हम आपके इसी सवाल का जवाब देंगे कि क्या इस तरह की निवेश स्ट्रैटेजी से आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे या नहीं। हेमंत, जैसे आपने भी खुद ऑब्जर्व किया होगा, मेरे ख्याल से इनका पोर्टफोलियो 8 फंड है और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्होंने अपना पूरा पोर्टफोलियो बनाया है। तो जाहिर तौर पर जहां तक अगर 20 साल का आपका टाइम होराइजन है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एक बहुत अच्छा जरिया है अपने गोल को अचीव करने का। लेकिन फिर भी आपको लगता नहीं थोड़ा सा ओवर डाइवर्सिफिकेशन है? 8 फंड्स है इनके पोर्टफोलियो में। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बात हमको देखनी है कि इन्होंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है जी, वो कितनी सही है। जी, इन्होंने कहा है कि 20 साल का इनका टाइम होराइजन है और 20 साल में डेफिनेटली, क्योंकि बेटी की शादियों के लिए शायद उनको कॉर्पस बनाना है, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा अमाउंट चाहिए, 1 करोड़ की उनका टारगेट है। जब हम 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको ऐसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है जहां पे आपको रिटर्न मिले इन्फ्लेशन से ज्यादा, क्योंकि जो भी आपका गोल है, लक्ष्य है, उसकी कीमत जो है वो बढ़ती जाएगी। और आपको ये भी देखना है कि 20 साल जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका सही वैल्यू आपको मिले। तो एक तो ये कि जो आपकी एसेट क्लास है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए यहाँ पे। तो आई थिंक एसेट क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से पंकज आपने बिल्कुल ही सही किया है। दूसरा, जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट है कि आप एक लेवल पे इन्वेस्ट ना करें। ऐसा नहीं है कि आप एज एन इन्वेस्टर आपके पास हमेशा पैसा रहेगा। इन्होंने, क्योंकि जो कॉर्पस बनाना है 20 साल में, एक एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे क्या होता है सिस्टमैटिकली, मतलब क्या, एक तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में डिसिप्लिन आ गया, हर महीने आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आधी सफलता आपको वहीं से मिलेगी। दूसरी, इक्विटी जो है पोटेंशियली सबसे अच्छी एसेट क्लास है, लेकिन वो वॉलेटाइल है। उस वॉलेटिलिटी को, जो थ्रेट है, उसको एड्रेस करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप हर महीने पैसा डालें। तो जो थ्रेट है या जो रिस्क है वो एक्चुअली आपके लिए एक एडवांटेज बन जाता है ओवर एस लॉन्गर पीरियड, क्योंकि आपको एवरेजिंग का फायदा होता है। और यहाँ पे एसआईपी के जरिए निवेश करना काफी सेफ स्ट्रैटेजी आप बता रहे हैं। बिल्कुल, आई थिंक जो स्ट्रैटेजी है और जो इन्वेस्टमेंट के लिए एसेट क्लास चुनी है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे 10,000 के लिए आज फंड डेफिनेटली, जैसा आपने कहा, बहुत ज्यादा है। प्रॉब्लम क्या है, हर इन्वेस्टर को ये समझना है कि म्यूचुअल फंड इटसेल्फ जो है एक डाइवर्सिफाइड ऑप्शन है। यानी अगर आप 5,000 पे भी इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आपको 30 या 40 या 50 स्टॉक में आपका पैसा जाता है। बहुत ज्यादा फंड करके अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता वो सही स्ट्रैटेजी है। पंकज, मेरा ये मानना है कि 10,000 की इन्वेस्टमेंट के लिए आपको 3 फंड होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो सिर्फ 3 फंड? जी हाँ, कौन कौन से रखने चाहिए इनको? एचडीएफसी टॉप 200 है वो रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। जैसा आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी एक मिड कैप फंड है वो रख सकते हैं। ठीक है। आईसीआईसीआई प्रू डायनेमिक फंड है वो रख सकते हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा, क्योंकि अगर मान लीजिए 10,000 की इन्वेस्टमेंट है तो 4,000 ये एचडीएफसी टॉप 200 में लगा दें और बाकी दोनों फंड में 3,000 रुपए लगा दें। इसमें देखिए क्या हो रहा है, आपको लार्ज कैप भी मिल रहा है, आपको मिड कैप भी मिल रहा है, ठीक है, आपको डायनेमिक एसेट एलोकेशन भी मिल रहा है, और साथ में आपको ऐसे फंड मिल रहे हैं जिनका कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड है। तो अगर ये सब आपको मिले तो डेफिनेटली आपको वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। जहां तक पंकज आपके जो टारगेट का सवाल है, अगर मैं 12% का रिटर्न मान के चलूं 20 साल में, तो डेफिनेटली आपका जो 1 करोड़ का कॉर्पस है वो डेफिनेटली बन जाएगा। 20 साल में शायद आप 12% से ज्यादा भी उम्मीद कर सकते हैं, बट मुझे लगता है थोड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेके चले तो सही रहेगा। आगे जाके अगर हो सके तो मेरी ये सलाह आपको कि कोशिश कीजिए थोड़ा पैसा अगर आप और बढ़ा सकें, क्योंकि हम जो कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं आज 20 साल के लिए, जरूरी नहीं है कि वो उतनी ही हो। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है आगे जाके इन्वेस्ट करने की, तो डेफिनेटली आपको निवेश बढ़ा सकते हैं। तो फिर वो जो निवेश बढ़ाएंगे वो किन फंड्स में डाला जाए? देखिए, अभी अगर डिपेंड करता है, अगर 1-2 हजार रुपये बढ़ाना है तो इन्हीं फंड में बढ़ा सकते हैं। अगर और आगे बढ़ाना है तो डेफिनेटली एक और अच्छा मिड कैप फंड देख सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कितना पैसा आप कितने समय के लिए बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपने कहा कि लंबा टाइम होराइजन है, तो इक्विटी एज एन एसेट क्लास उन्होंने बिल्कुल सही चुनाव किया है उसका। लेकिन हम ये भी सलाह देते हैं कि जब आप अपने गोल के नजदीक आ जाएं तो अपने पैसों को निकाल के डेट में आप एलोकेट कर दीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने। जी, इसकी रणनीति कैसे? जैसे इनके टाइम होराइजन 20 साल है, अब 20 साल के बाद अगर उनको शादी के लिए पैसा चाहिए तो आप 20 साल तक इंतजार नहीं करें। बिल्कुल, क्योंकि अगर मान लीजिए जब आपको पैसा चाहिए उस समय मार्केट अगर क्रैश कर जाता है तो आपकी जो 20 साल की मेहनत है वो काफी हद तक निकल जाएगी, क्योंकि आपके पास होल्डिंग पीरियड नहीं है। तो आप 1 या 2 साल पहले ग्रेजुअली पैसा वहां से इन्वेस्ट निकाल के आप डेट या डेट रिलेटेड जो फंड्स हैं उनके अंदर पैसा लगाइए, ताकि जो आपने गेन बनाए हैं वो आप उसको प्रोटेक्ट कर सकें। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो 2 साल का जो समय है वहां भी आपको थोड़ा अच्छा रिटर्न मिल सके। तो आई थिंक बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है कि आप 1 या 2 साल पहले आप पैसा निकालना शुरू कर दें। चलिए पंकज, तो यहाँ पे आपके सवाल का जवाब हमने दे दिया है। आपको 8 में से सिर्फ 3 ही फंड्स रखने हैं अपने पोर्टफोलियो में। अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है आपने, लेकिन ध्यान रखिए कि डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए अपने निवेश में, और जितना जल्दी हो सके अपनी, जैसे
आपकी आय में बढ़ोतरी होगी, वैसे वैसे अपनी निवेश की राशि को भी बढ़ाइए और अपने गोल को आप उसी तरह अचीव कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से आपको बताते हैं हमारी खास पेशकश के बारे में। महिलाएं घर संभालने के साथ साथ पैसों को संभालना भी बखूबी जानती हैं और इसीलिए हर गृहिणी को धन लक्ष्मी माना जाता है। योर मनी में हम 7 मार्च को मना रहे हैं विमेंस डे और इस मौके पर योर मनी में हम देंगे खास महिलाओं के सवालों के जवाब। अगर आप हाउसवाइफ हैं या फिर कामकाजी और अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत नहीं की है तो अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ हमें ईमेल करें mf@moneycontrol.com पर। योर मनी में आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं हेमंत सुस्तेगी। लेकिन अगला सवाल यहाँ पे गुड़गांव से विजय कुमार ने हमें ईमेल के जरिए सवाल पूछा है। हेमंत, इन्होंने कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है। इनके पास एक ELSS है, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, और इसके अलावा 50,000 रुपए ये PPF में डालते हैं और इन्होंने LIC में 5,000 रुपए डाले हुए हैं। कौन सी पॉलिसी दी है, हालांकि उसकी डिटेल्स नहीं दी है। जानना चाहते हैं कि एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड कैसा है और म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत कैसे की जाए। तो जो पहला सवाल है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी का, उसका जवाब मैं चाहूंगी आपसे। देखिए, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी जो है बेसिकली इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है, जिसको हम पॉपुलरली ELSS बोलते हैं। ये एक ऑप्शन है सेक्शन 80C में, जो आप टैक्स सेविंग की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर हम उन ऑप्शंस को एनालाइज करें तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आई थिंक सबसे बेहतरीन जो है ऑप्शन यहाँ पे ये है। इसका एक और फायदा ये है कि आपका जो लॉक इन पीरियड है वो खाली सिर्फ 3 साल रहता है, जो बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं उनके लॉक इन से कम है। दूसरा, यहाँ पे रिटर्न का पोटेंशियल भी ज्यादा, क्योंकि ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड है। मुझे लगता है किसी भी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए जिसको अगर टैक्स भी बचाना हो, अगर पर्पज आपका ड्यूअल हो कि फर्स्ट टाइम इक्विटी एक्सपीरियंस करना है साथ में टैक्स भी बचाना है, तो ELSS जो है सबसे सही ऑप्शन है। एक चीज और कर सकते हैं कि अगर आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करेंगे तो जैसा हमने पहले शो में बात की, आपके जो भी रिस्क है वो काफी हद तक कम हो जाता है। जहां तक ये फंड का सवाल है, ये फंड वन ऑफ द बेस्ट फंड्स है, परफॉर्मिंग फंड्स है। सिलेक्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, तो यहाँ पर आपने जो फंड चुना है विजय, वो बिल्कुल सही है। इसमें अपना निवेश आप बरकरार रखिए और PPF भी काफी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप 50,000 रुपए शायद सालाना डालते हैं। लेकिन अगला सवाल इनका हेमंत, जो कि बहुत अहम है और विजय के साथ साथ और भी कई दर्शक होंगे जो रिलेट कर पाएंगे इससे। म्यूचुअल फंड में इन्होंने अभी तक निवेश की कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है। तो अमूमन हम कहते हैं कि जब भी आप निवेश की कोई स्ट्रैटेजी बनाए तो अपना एक गोल, एक खाका तैयार कर ले कि आपको कितने साल में कितने पैसों की जरूरत होगी। लेकिन सवाल ये आता है कि इतनी प्लानिंग के बाद किन फंड्स में आपको निवेश करना है और आपका नजरिया कितना होना चाहिए, तो इसकी शुरुआत कैसे की जाए? देखिए, अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड, जैसे हमने पहले बात की, आपको डेट, इक्विटी, गोल्ड, डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने की ऑप्शन देता है। लेकिन कौन सा फंड चुनना है उससे पहले, जैसे आपने सही कहा, आपको ये चुनना है कि कौन सी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है। अगर मान लीजिए आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और इक्विटी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उन फंड में जाइए जो प्राइमरीली लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड हो, जैसे ICICI फोकस ब्लू चिप है या HDFC टॉप 200 है। डेट में अगर आप आए, मान लीजिए आपका होराइजन 1 या 2 साल है, तो आप शॉर्ट टर्म इनकम फंड जैसे UTI शॉर्ट टर्म है या बिरला शॉर्ट टर्म, वो देख सकते हैं। 1 साल से कम समय है, अगर आप चाहते हैं ऐसा ऑल्टरनेट जो सेविंग बैंक का मिले, तो लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है। तो आई थिंक अपने समय, कितना टाइम होराइजन है, उसके हिसाब से फंड सिलेक्शन कीजिए। पहले आप देखिए कौन सा एसेट क्लास, टाइम होराइजन, उसके बाद ऐसे फंड में जाइए जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हो, वेल डाइवर्सिफाइड हो। शुरुआत करने के लिए वो सबसे सही तरीका है। और निवेश में डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, ये भी एक बहुत जरूरी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत आज शुक्रिया के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।